नमस्कार सभी बच्चों को। मैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय SK सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पीछे की क्लासों में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने जो पहला वीडियो डाला था उसके अंदर हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में किन किन व्यक्तित्वों ने व्याख्या की है उनके बारे में जाना था। दूसरा जो हमारा भौतिक प्रदेश से जुड़ा हुआ रिलेटिव वीडियो जो आया है वो हमारा रहा था राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को लेकर। और हमने लास्ट के अंदर वीडियो में हमने एक सारणी पढ़ी थी, जब हमने चारों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को एक साथ में पढ़ा था। अरावली पर्वतमाला, राजस्थान की पठारी भाग, राजस्थान के मैदानी भाग और राजस्थान के मरुस्थल, जो उनमें कॉमन चीज़ें थी जैसे जलवायु थी, वर्षा थी, मिट्टियाँ थी, नहरें थी, नदियाँ थी, फसलें थी वहाँ की, वहाँ पर कैसी वर्षाएं हैं, तो वो सब हमने देखा था कितने क्षेत्रफल में वो फैले हुए हैं और वहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है। देखो, हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो उसी भौतिक प्रदेश से जुड़ा हुआ जो हमारा सबसे बड़ा प्रारूप है, राजस्थान का मरुस्थल, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसे हमें आगे बढ़ाना है। देखिए, सभी बच्चों से मैं हर वीडियो के अंदर रिक्वेस्ट करता हूँ कि भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें। आप वीडियो देख रहे हैं, व्यूवर्स 200-250 के करीब व्यूवर्स जाते हैं, वीडियो देखते हैं, परंतु न तो उसको लाइक करते हैं, न उसको शेयर कर रहे हैं, न उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, जो भी बाहर के हैं, जो मेरे से पहले से मुझे जानते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। धन्यवाद। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के मरुस्थल के बारे में हम पढ़ रहे थे, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हम जान रहे थे। हमने इसका विस्तार पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा यह राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ, यह राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। फिर हमने पढ़ा यह इसमें राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ बड़ी बड़ी। हमने फिर पढ़ा यह राजस्थान के 12 जिलों में अपना विस्तार रखता है। 12 जिले हमने पढ़े, जिसके अंदर हमने पढ़ा यह राजस्थान के 4 संभागों के अंदर फैला हुआ है, जिसमें बीकानेर संभाग पूरा था, जोधपुर संभाग का सिरोही जिला छोड़ा था हमने, अजमेर संभाग का एकमात्र नागौर जिला लिया था, और जो जयपुर संभाग के हमने 2 जिले सीकर और झुंझुनू को मरुस्थल के अंदर पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था इस मरुस्थल के अंदर जो वर्षा है, वर्षा का हमने देखा था औसत वर्षा यहाँ पर 20 से 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। फिर हमने मरुस्थल के बारे में ही जाना था यहाँ की जलवायु, और जलवायु में हमने पढ़ा था यहाँ की जलवायु शुष्क व अर्ध शुष्क, जलवायु शुष्क व अत्यधिक विषम बोल सकते हैं या अर्ध शुष्क बोल सकते हैं, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा था यहाँ मिट्टी कैसी है, तो मिट्टी में हमने पढ़ा था यहाँ की मिट्टी रेतीली बलुई मिट्टी है, रेतीली बलुई मिट्टी है। हमने पढ़ा था यहाँ पर कौन सी फसलें होती है प्रमुख, तो फसलों की जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा था कम वर्षा वाली फसलें यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, जैसे जिसके अंदर हमारा मुख्य था बाजरा, जैसे कि ग्वार वगैरह, ग्वार है, मोठ है, ये फसलें थी। तो हमने इसके बारे में अध्ययन किया। हमने यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और जान सकते हैं हमसे पूछ ले राजस्थान के उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का प्रमुख NH कौन सा है, यहाँ पर प्रमुख नेशनल हाईवे कौन सा है, तो ध्यान रखना NH15, जिसका नवीनतम नाम NH62, NH15 राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजस्थान के अंदर जो 39 हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनमें सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH15 है, जो इस मरुस्थल का भी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था इसकी प्रमुख नदियाँ कौन सी है, तो नदियों के अंदर हमने पढ़ा था, देखिए घग्गर नदी, और घग्गर के साथ में हमने पढ़ा था लूणी नदी। घग्गर और लूणी इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। ध्यान रखना इस भाग की प्रमुख नहर कौन सी है, तो नहर की अगर बात करें तो IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान की जो सबसे बड़ी, भारत की ही सबसे बड़ी जो नहर परियोजना है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान के इस मरुस्थल की प्रमुख नहर परियोजना है। यहाँ पर वनस्पतियाँ कैसी है इस मरुस्थल के अंदर, यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, तो वनस्पतियों में ध्यान रखना यहाँ पर मरुदभिद या इसे हम कह देते हैं कांटेदार वनस्पतियाँ, मरुदभिद वनस्पतियाँ या जीरोफाइट वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये हमने इसके बारे में पढ़ा था।
लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में ये चीज़ें जानी थी। फिर हमने इसके विस्तार के बारे में कुछ चीज़ें और भी जानी थी। हमने पढ़ा था यह 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। 25 से 30 अक्षांशों के मध्य फैला हुआ मरुस्थल है राजस्थान के अंदर। हमने इसका देशांतरीय विस्तार पढ़ा था। हमने पढ़ा था 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर हमने पढ़ा था 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य यह मरुस्थल फैला हुआ है राजस्थान के अंदर। अक्षांशीय विस्तार हमने जाना था, देशांतरीय विस्तार हमने इसका पढ़ चुके हैं। फिर हमने देखा था यह 640 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है, तो 300 किलोमीटर ये क्या फैला हुआ है, चौड़ा फैला हुआ है। 640 किलोमीटर ये लंबा फैला हुआ, 300 किलोमीटर यह चौड़ा फैला हुआ। वहीं पर हमने इसके बारे में कुछ चीज़ें और जानी थी कि इसका ढाल, हमने ढाल पढ़ा था। इसका ढाल के अंदर हमने पढ़ा था इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसका ढाल उत्तर पूर्व से कहाँ पे था, दक्षिण पश्चिम की ओर है। यह समुद्र तल से 200 से 300 मीटर ऊंचा उठा हुआ था। ये भी हमने बात की थी, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 200 से 300 मीटर। ये सारी बातें हम मरुस्थल के बारे में पिछले हमारे वीडियो के अंदर कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक दो चीज़ें नई ऐड की है, जैसे NH-15 इसका प्रमुख है। नदियाँ पढ़ा चुका हूँ। नहर IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना इस मरुस्थल की प्रमुख है। वनस्पतियों में ध्यान रखना, मृदबीज वनस्पति। वहीं पर हमसे पूछ ले कि भी इसका प्रमुख अभ्यारण्य कौन सा, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का प्रमुख अभ्यारण्य, तो प्रमुख अभ्यारण्य में ध्यान रखना राजस्थान का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसकी एक बार मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। जब हमने गोडावण के बारे में पढ़ा था तब मैंने कहा था राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के 26 वन्य जीव अभ्यारण्यों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, और यह इसी जैसलमेर जिले और बाड़मेर जिले में अपना विस्तार है, इसलिए मरुस्थल का प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर जाना था। अब देखिए आज हम इसे आगे बढ़ाते हैं, मरुस्थल के बारे में और बातें करते हैं। अब समझने वाली बातें हैं आपकी ज़्यादातर। देखो मैं एक छोटा सा नक्शा तैयार करता हूँ। हमारा ये राजस्थान का मैपिंग, राजस्थान के अंदर हमने जो लास्ट क्लास के अंदर देखा भी चारों भौतिक प्रदेशों को हमने नक्शे के अंदर किया था भी कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान के अंदर कहाँ पे पड़ता। तो हमने देखा था ये जो भाग है हमारा, ये जो 12 जिले यहाँ पे थे, ये हमारे मरुस्थल के अंदर शामिल है। अब देखिए इन 12 जिलों का 2 पार्ट बन जाते हैं। यहाँ से एक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, इसे मैं नाम दे रहा हूँ 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, या 250 मिलीमीटर समवर्षा रेखा इसे बोल देते हैं। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसे कहा जाता है, समवर्षा रेखा। देखो जैसे जलवायु का पार्ट मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तब मैं इन वर्षा रेखाओं की बात करूंगा। वहां पर राजस्थान के अंदर वर्षाएं, हमें राजस्थान के अंदर 3-4 वर्षा रेखाओं को पता होना चाहिए। एक तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा किन 2 भागों को अलग करती है, एक हमारे राजस्थान के अंदर 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा किन 2 भागों को अलग करती है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के किन 2 भागों को अलग करती है, और एक होता है 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ध्यान रखना 25, 40 और 50 तीनों का ही संबंध हमारे राजस्थान से है, और 100 सेंटीमीटर की बात जब करते हैं तो इसका संबंध भारत के मैदानी भाग हैं, गंगा का जो मैदान है उस 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का संबंध भारत के गंगा के मैदान से जुड़ा हुआ है। और 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर ये तीनों वर्षा रेखाएं राजस्थान को 2 भागों में बांटती है कहीं न कहीं। देखो जैसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, यह राजस्थान के मरुस्थल को, ये जो हमारा मरुस्थल है इस मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। एक वाला ये पार्ट बनाती है, एक ये पार्ट बनाती है, ठीक है जी। वैसे ही ये हमारी अरावली पर्वतमाला, यहाँ पर हमारी कौन सी पर्वतमाला आ जाती है, अरावली। अरावली को कहा जाता है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अरावली को क्या कहते हैं, भारत की महान जल विभाजक रेखा अरावली को कहा जाता है, और अरावली को ही कहते हैं 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा।
जब हमसे क्वेश्चन ये कहे कि राजस्थान की जलवायु को दो भागों में बांटने वाली कौन है, तो राजस्थान की जलवायु को अरावली या राजस्थान की वर्षाओं को दो भागों में कौन बांटता है, तो राजस्थान की वर्षा को अरावली दो भागों में बांट देती है। जब हम वर्षा जलवायु का टॉपिक पढ़ेंगे तो देखेंगे राजस्थान की जो इसके नीचे के जितने भी जिले हैं, यहाँ पर अरावली के नीचे जो जिले हैं, यहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वर्षा क्या होती है, 50 से अधिक। और अरावली के ऊपर ये जितने 12 जिले हैं, इनमें वर्षाएं कैसी होती है, 50 सेंटीमीटर से कम। इसलिए इसे नाम क्या दे दिया गया, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, तो 50 सेंटीमीटर राजस्थान को दो भागों में बांटती है। मरुस्थल को दो भागों में बांटती है 25 सेंटीमीटर। वहीं पर ध्यान रखना 50 की बिल्कुल ऊपर यहाँ पर एक वर्षा रेखा है जिसे हम नाम देते हैं 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसे क्या कहते हैं, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और यह राजस्थान के मरुस्थल को अरावली से क्या करती है, अलग करती है। मरुस्थल को अरावली से अलग करने वाली कौन सी है, 40 सेंटीमीटर। राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली कौन सी है, 25 सेंटीमीटर। वहीं पर राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली कौन सी है, 50 सेंटीमीटर। ये वर्षा रेखाएं हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए हमने अभी क्या पढ़ा कि ये हमारा मरुस्थल है, ठीक है जी। ये आपका इसके ऊपर राजस्थान के यहाँ पर आपका मरुस्थल रह गया, ठीक है। ये हमारा मरुस्थल। अब मरुस्थल को दो भागों में 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ने क्या कर दिया, मरुस्थल को दो भागों में बांट दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर ने इसको क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया। ये लीजिए मरुस्थल। एक को हम कहते हैं पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी विशाल मरुस्थल बोल दो, पश्चिमी विशाल मरुस्थल। और दूसरे को जो नाम दिया गया है वो है राजस्थान बागर, राजस्थान बागर। ध्यान से देखना, यहाँ पर एक को हमने कह दिया पश्चिमी विशाल मरुस्थल, दूसरे को हमने कह दिया राजस्थान बागर। देखो 25 सेंटीमीटर से इधर वाला ये जो भाग है जहां पर वर्षाएं 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे कहते हैं हम पश्चिमी विशाल मरुस्थल। और ये जो भाग बच गया जहां पर वर्षा 25 से लेकर 40 सेंटीमीटर के मध्य होती है उसे हमने क्या कह दिया, राजस्थान बागर, ठीक है जी। देखो इसे हम कह देते हैं रेतीला मरुस्थल, इसे ही दूसरा नाम हम क्या देते हैं, रेतीला मरुस्थल। पश्चिमी विशाल मरुस्थल को ही हम क्या कह देते हैं, रेतीला मरुस्थल, ठीक है जी। और राजस्थान बागर को हम क्या कह देते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसको हम क्या कह देते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसका ये दूसरा नाम। राजस्थान बागर को हम कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जानते हैं। वहीं पर पश्चिमी विशाल मरुस्थल को रेतीले मरुस्थल के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब देखो हमें क्या पढ़ना है, पहली बात तो ये हमें सीधा कह दे कि रेतीले मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग करने वाला कौन है, या इसे हम कह सकते हैं ना शुष्क मरुस्थल, बिल्कुल, क्योंकि ये 25 से भी वर्षाएं कम है तो शुष्क है। शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क से अलग करने वाली 25 सेंटीमीटर। पश्चिमी विशाल मरुस्थल को राजस्थान बागर से अलग करने वाली 25 सेंटीमीटर। अब देखिए पश्चिमी मरुस्थल को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पश्चिमी मरुस्थल को हम कितने भागों में बांट देते हैं आगे चलकर, दो। पहला जो हमारा पार्ट है ए और दूसरा हमारा पार्ट इसका कौन सा बनाते हैं, बी। एक को हम कहते हैं बालुका स्तूप युक्त भूमि, एक हमारा कौन सा आ जाएगा, बालुका स्तूप युक्त भूमि। राजस्थान का यानी इस मरुस्थल का, ये वाले मरुस्थल का वो भाग जिसमें बालुका स्तूप पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बालुका स्तूप युक्त यानी पाए जाते हैं। युक्त का मतलब क्या है, जहां पर बालुका स्तूप पाए जाते हैं वो वाली भूमि। और एक हम यहाँ पर ये देखेंगे कुछ भाग पथरीले हैं, जैसे जैसलमेर में चट्टानी भाग आ जाएंगे, जुरासीन कालीन चट्टानी है। जैसे बाड़मेर के अंदर नाकोड़ा पर्वत पड़ने को आता है, यानी पर्वत आ जाते हैं, पठार आ जाते हैं। अब बाड़मेर और जैसलमेर को जब हम बात करते हैं, जैसे जालोर के अंदर आप पढ़ते हो सुंडा पर्वत बना हुआ है भीनमार जालोर के अंदर, ठीक है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर के अंदर पड़ती है, ठीक। तो वो चीज़ें जब हम पढ़ते हैं, जैसे कनकाचल की पहाड़ी है जिस पर आप दुर्ग पढ़ोगे जालोर का, तो ये चीज़ें देखो। अब मरुस्थल के भाग होने के बाद में भी उसमें क्या है, पहाड़ी भाग आता है।
पहाड़ी भाग है तो यानी हमारे मरुस्थल का दो रूप है, एक तो बड़े बड़े टीले जो हमें देखने को मिलते हैं और दूसरा हमें पहाड़ी भाग देखने को मिले। तो बालुका स्तूप युक्त भूमि और बालुका रहित भूमि, बालुका स्तूप मुक्त भूमि बोल देते हैं इसे, मुक्त या रहित, मुक्त भूमि। ठीक है जी। तो ऐसा भाग जहां पर बालुका स्तूप पाए जाते हों और ऐसा भाग जहां पर बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हों। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, कभी हमारा पश्चिमी विशाल जो मरुस्थल है, ये वाला पूरा जो हमारा मरुस्थल है इधर वाला, ये अपना खुद का क्या है 100% है, ये हमारा खुद का क्या है 100% है। अब हमसे ऐसे पूछ लेता है कभी राजस्थान के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप युक्त है, कितने भाग के अंदर बालू का टिल्ले पाए जाते हैं और कितने भाग में नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे ध्यान देना, राजस्थान के इस मरुस्थल का 58.05% भाग, 58.0 का अगर हम निकालते हैं 100 में पूरा ये पश्चिमी विशाल मरुस्थल फैला हुआ है जो दो भागों में बंट गया, इस 100 में से 58.05% भाग के ऊपर, सॉरी 58.50% ही हम कर लेते हैं, 58.50% भाग पे तो क्या है बालुका स्तूप पाए जाते हैं। और 41.50 जो बच गया हमारे पास, 41.50% भाग पे क्या है बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं, बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। तो इसको समझिएगा। देखो पश्चिमी विशाल मरुस्थल और राजस्थान बागर को 25 सेंटीमीटर ने दो भागों में बांटा, फिर पश्चिमी विशाल मरुस्थल खुद दो भागों में बंटा हुआ है, एक तो बालुका स्तूप जहाँ पर पाए जाते हैं वो वाली भूमि और एक जहाँ पर बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। बालुका स्तूप कितने प्रतिशत भाग में है तो 58.50% भाग में, वहीं पर बालुका स्तूप कितने प्रतिशत भाग में नहीं है तो 41.50% भाग में नहीं पाए जाते हैं। अब देखो राजस्थान बागर को हमने आगे जब पढ़ना है, जब हम इसकी बात करेंगे तो इसे हम 4 भागों में बांटते हैं। इसे हम कितने भागों में बांटते हैं 4 भागों में। पहला जो हमारा पार्ट बनता है उसे हम कहते हैं घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। दूसरा जो हमारा पार्ट बनेगा घग्गर का मैदान, फिर हमें दूसरा जो भाग पढ़ते हैं वो है शेखावाटी का मैदान, शेखावाटी की उच्च भूमि बोलते हैं, शेखावाटी का मैदान। तीसरा जो हमारा पार्ट बनेगा उसे हम कहते हैं नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। ठीक है जी। और चौथा जो हमारा पार्ट आएगा वो आएगा गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। अब देखो थोड़ा सा समझना, इस चीज को रटने की जरूरत नहीं है। देखो हमारे सामने दो पार्ट बने थे, ये वाला जो भाग था वो तो था पश्चिमी विशाल मरुस्थल जिसे हमने दो भागों में बांट दिया। अब जो हमारा राजस्थान के मरुस्थल का ये वाला जो हिस्सा बच गया इसे हम कहते हैं राजस्थान बागर। अब हमें जब नदियों का टॉपिक आप पढ़ोगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है घग्गर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से। ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं घग्गर का मैदान। मरुस्थल के इस भाग को हम क्या कहते हैं घग्गर का मैदानी भाग। फिर जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये जो 3 जिले हमारे ये आते हैं शेखावाटी के अंदर, तो इसे हम कह देते हैं शेखावाटी का मैदान या शेखावाटी का बागर। फिर नागौरी उच्च भूमि, नागौर और थोड़ा सा अजमेर के अंदर जो खारे पानी का जो क्षेत्र फैला हुआ है, सोडियम क्लोराइड की एक जो पट्टी फैली हुई है, कुब्बड़ पट्टी जिसको हम कहते हैं, वो बड़ा भाग उसे हम कह देते हैं नागौरी उच्च भूमि। अब देखो गोडवाड़ा प्रदेश किसको कहते हैं कि लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है, अजमेर से निकलने के बाद में जब ये पाली जोधपुर जिलों में आती है, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर से होकर जब आगे निकलती है, ये वाला जो क्षेत्र है इसे जब ये लूनी नदी यहाँ पे आती है तो इसे गोडवाड़ प्रदेश की संज्ञा दी गई है, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम हमारा जो ये राजस्थान बागर है या अर्धशुष्क मरुस्थल है ये कितने भागों में बंटा हुआ है 4 पार्टों में बना हुआ है। घग्गर का मैदान, शेखावाटी का प्रदेश, तीसरा नागौरी उच्च भूमि और चौथा गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन कह दे सकते हैं। इसे हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। पहले को इसको जैसे शेखावाटी बेसिन, इसको नागौरी बेसिन, इसको घग्गर का बेसिन, तो इस प्रकार से हम इन्हें नाम देते हैं। तो ये आपके समझ में आया होगा, थोड़ा सा हार्ड है समझिएगा, उच्च स्तर तक लेके चल रहे हैं हम इसको। अब देखो
हम एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे उठाते हैं बालू का स्तूप युक्त भूमि, एक एक का अध्ययन करते हैं। पहला हमारा जो पार्ट है बालू का स्तूप युक्त भूमि। भी बालू का स्तूप जहाँ पर पाए जाते हैं, उन बालू का स्तूपों को अनेक प्रकार के नाम दिए हुए हैं। जो शब्दावली बनती है मरुस्थल को लेकर, बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा समझना अच्छे से इसको। अब देखिए हमारे सामने पहला पार्ट है बालू का स्तूप युक्त भूमि वाला। ए पार्ट लेते हैं, बालू का स्तूप युक्त भूमि। अब हमें यहाँ पर क्या चीजें पढ़नी है। हमें जैसे यहाँ पर बालू का स्तूपों के अनेक रूप पाए जाते हैं, उन रूपों को अनेक प्रकार के नाम दिए गए हैं। उन नामों को हमें देखना है। जैसे कि वो हमें इस प्रकार से सीधा क्वेश्चन डाल देता है कि राजस्थान के मरुस्थल में अर्धचंद्राकार आकृति में फैले हुए बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं। तो वो हमें पता होना चाहिए। वहां पर वो 4 ऑप्शन डाल देगा। कभी अर्धचंद्राकार आकृति में जो बालू का स्तूप फैला हुआ है वो क्या कहलाता है, अनुधैर्य, अनुप्रस्थ, धैर्यन या बरखान। तो हमें वो पता होना चाहिए कभी उस बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है। तो देखिए एक एक बालू का स्तूप का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जैसे कि अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ कौन से बालू का स्तूपों को कहा जाता है, थोड़ा सा समझना। देखो अनुप्रस्थ, प्रस्थ अनुप्रस्थ का मतलब होता है काटना। इसका मतलब समझ जाओ आप क्या है, इसका मतलब क्या है, काटना। बस अब इस बात पे इस बालू का स्तूप को हम समझेंगे। अनुप्रस्थ का मतलब क्या है, काटना। देखो हवाएं जब चलती है, हवाएं जैसे इस प्रकार से ये हवा बह रही है, ये क्या बह रही है, हवा क्या बहने की गतियां हैं, इस साइड में हवाएं बह रही है। अब हवा अपने साथ में क्या करेगी, मिट्टियां उड़ाकर लेके जाएगी। मिट्टी क्या है, उड़ाकर लेके जाएगी। अब हवाओं के विपरीत, हवाओं की दिशा और इनके विपरीत अगर इनके समकोण कोई बालू का स्तूप खड़ा हो जाए, जिस प्रकार से ऐसे कोई बालू का स्तूप बनना प्रारंभ हो जाए, हवाओं के विपरीत कोई बालू का स्तूप उनके सामने खड़ा हो जाए, यानी हवाओं की दिशा को काटकर, काटना, हवा की दिशा को काटकर उसके समकोण या लंबवत कोई बालू का स्तूप खड़ा हो गया, तो उस बालू का स्तूप को हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। आपको क्या याद रखना है का, एक तो होता है हवाओं की दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, एक होता है हवा की दिशा को काटकर उनके समकोण बनने वाले, लंबवत बनने वाले या उनके विपरीत बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं। तो विपरीत बनने वाले, उनकी दिशाओं के समकोण बनने वाले या जो लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप है वो क्या कहलाते हैं, अनुप्रस्थ। अब देखो तो अगर हवा की दिशा को काटकर अनुप्रस्थ बनता है तो हवा के समानांतर बनने वाला कौन सा हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। इसको हम क्या कह देंगे, अनुदैर्ध्य। हवा की दिशा के समानांतर, जैसे ये हवाएं चल रही है और हवा के समानांतर कोई बालू का स्तूप बनने लग गया, इस प्रकार से हवा के समानांतर जो बालू का स्तूप बनते जाते हैं, उन बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य। या हम सीधा याद रखें, कभी जैसे हवाएं बह रही हैं, अपना धैर्य बनाए रखी मिट्टी और उनके हवा के समानांतर बहती चली जाए। अब जब हवाएं बंद होगी तो वो मिट्टी कहीं ना कहीं जाकर तो जमा होंगी और उनसे जिन बालू का स्तूपों का निर्माण होगा वो क्या कहलाएंगे, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तीसरा देखो बरखान, बालू का स्तूपों का रूप कौन सा है, बरखान। बरखान क्या है कि अर्धचंद्राकार आकृति में, अर्धचंद्राकार आकृति में जो बालू का स्तूप का निर्माण होता है, यानी ऐसी आकृतियों वाले जो बालू का स्तूप बनते हैं, अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। अर्धचंद्राकार आकृति वाला जिला भी है हमारे राजस्थान का एक, सिरोही जिला। जब आकृतियों का टॉपिक हमने पढ़ाया था तब बात की थी। अर्धचंद्राकार आकृति में फैला हुआ जिला कौन सा है, सिरोही। तो अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, ध्यान रखना, बरखान कहलाते हैं। ठीक है, तो अब देखो बरखान जो बालू का स्तूप है ना, ऐसे एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से बालू का स्तूप हैं,
तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन से बालू का स्तूप देखे जाते हैं? बरखान। यानी एक लाइन हो गया हल्का। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूपों का कौन सा रूप पाया जाता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा है? बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। फिर हमें एक शब्द और पढ़ने को मिलेगा, धैर्यन। धैर्यन बालू का स्तूप। ये कैसे होते हैं? जैसे कि अनुप्रस्थ हवा के विपरीत बनता है, काटकर हवाओं को बनता है, अनुधैर्य उनके समानांतर बनता है। बरखान जो अर्धचंद्राकार आकृति में टीले बनते हैं उनको कहा जाता है। तो धैर्यन कौन सा बालू का स्तूप होता है? धैर्यन की जब हम बात करते हैं तो ध्यान क्या हवाओं के साथ, जैसे कि यहाँ पर कोई बालू का स्तूप बना हुआ था, इस प्रकार से ये कोई बालू का स्तूप बना हुआ था। अब हवाएं जब इधर से चली तो हवाओं के साथ इसने अपना स्थान क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया। ऐसे बालू का स्तूप जो हवाओं के साथ अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। स्थान क्या कर लें? परिवर्तन। जैसे कि ये बालू का स्तूप बने हुए थे, अब जैसे ही हवाएं चली तो ये बालू का स्तूप यहाँ से उड़कर आगे चलकर यहाँ पर इन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अगर हवाएं इधर से आई तो इन्होंने, जैसे यहाँ पे बने हुए थे, हवाएं ऐसे चल रही है तो ये उड़कर यहाँ पे आगे इधर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। तो ऐसे बालू का स्तूप जो हवाओं के साथ अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, हवाओं के साथ जो अपना स्थान परिवर्तन करते हैं वो बालू का स्तूप क्या कहलाएंगे? धैर्यन। जो हवा के विपरीत समकोण या लंबवत बनते हैं वो अनुप्रस्थ। जो हवाओं के समानांतर दिशा में बनते हैं वो अनुधैर्य। और जो अर्धचंद्राकार आकृति में बनते हैं वो बरखान कहलाते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए। अब देखो हमारे सामने एक नई, अब देखो हम बालू का स्तूपों के रूप पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं? जोधपुर को। राजस्थान में मरुस्थल का सिंह द्वार या प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो जोधपुर को। वहीं पर एक प्रश्न और ध्यान रखना कि राजस्थान में चाहे कितने भी प्रकार के बालू का स्तूप क्यों ना हो, वो सभी प्रकार के बालू का स्तूप राजस्थान के किस जिले में देखे जाते हैं? राजस्थान में जो सभी प्रकार के बालू का स्तूप है वो किस जिले में देखे जाते हैं? जोधपुर जिले के अंदर। चाहे वो बालू का स्तूप का कोई सा भी प्रकार हो, राजस्थान में सभी प्रकार के हमें बालू का स्तूप देख रहे हैं तो वो किस जिले में देखने को मिलेंगे? जोधपुर जिले। अब कुछ शब्द और ध्यान रखना, जैसे कि एक शब्द आता है इर्ग। इर्ग या इसे बोल देते हैं ईक। इर्ग या ईक। जैसे कि हमारे सामने एक शब्द आता है हमादा, है मादा। और एक शब्द होता है रेख। रेख। ये तीन शब्द मैं यहाँ पे लिखा हूँ, हमादा, इर्ग और रेख। हमें पता होना चाहिए कि भी रेग क्या है, हमादा क्या है और इर्ग किसे कहा जाता है। तो देखिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इर्ग किसे कहते हैं, हमादा किसे कहते हैं और रेग किसे कहते हैं। देखो अगर संपूर्ण रेतीला भाग हो, जैसे कि ये इस प्रकार से संपूर्ण रेतीला भाग हो जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कंकर पत्थर या पथरीला भाग उसमें न हो, सिर्फ और सिर्फ रेत के टीले हों, संपूर्ण जो रेतीला भाग होता है ना उसे हम क्या कहते हैं? इर्ग कहते हैं। संपूर्ण रेतीला, संपूर्ण जो रेतीला भाग होता है वो क्या कहलाता है? इर्ग कहलाता है। क्लियर? वैसे ही ध्यान रखना संपूर्ण पथरीला, संपूर्ण जो पथरीला भाग होता है, इस प्रकार से पत्थर ही पत्थर हो, उसमें कोई किसी भी प्रकार की क्या ना हो? रेत न। जो संपूर्ण पथरीला भाग होता है उस संपूर्ण पथरीले भाग को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण पथरीले भाग को हम क्या कहेंगे? हमादा। संपूर्ण पथरीले भाग को हम क्या कहते हैं? हमादा। वहीं पर ध्यान रखना अगर पत्थरों के बीच में, जैसे ये पथरीला भाग है कोई, ठीक है, ये हमारा पथरीला भाग है, इन पथरीले भागों के मध्य अगर रेतीला भाग आ गया, पत्थर और रेत जब मिक्स हो, इस प्रकार पत्थरों के मध्य क्या आ जाए? रेत आ जाए, तो इससे हम क्या कहते हैं? यानी मिश्रित पथरीला और रेतीला क्या हो जाए? मिश्रित पथरीला और रेतीला दोनों भाग क्या हो जाए? मिश्रित हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे?
ठीक है, उसे कहेंगे रेग। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इर्ग या ईख अगर संपूर्ण रेतीला भाग है जिसमें किसी भी प्रकार के कंकड़ पत्थर नहीं है, अगर वो संपूर्ण रेतीला भाग है तो वो क्या कहलाएगा, इर्ग या ईख। अगर वो संपूर्ण पथरीला भाग है, उसमें किसी भी प्रकार की रेत नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, हमादा। अगर वो ऐसा भाग हमें देखने को मिले जहां पर पत्थर और रेत दोनों मिश्रित अवस्था में पाए जाएं, तो वो क्या कहलाता है, रेग कहलाता है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट, अब देखो जी, कुछ इसी प्रकार से हमारे सामने और कुछ नाम आते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक शब्द आता है ढोल, ठीक है, एक शब्द होता है नेरबा। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, उनका डेफिनेशन हम करेंगे, ढोल, नेरबा। जैसे कि हम और पढ़ते हैं, ढोल शब्द आ गया, नेरबा आ गया। जैसे कि हमारे सामने एक नाम आता है समगांव, सभी की मैं बात कर रहा हूँ, समगांव। हमारे सामने जैसे कि नाम आता है पीवना, मरुस्थल से ही जुड़ी हुई सारी शब्दावली है पीवना। जैसे कि नाम आता है बम्बूड़िया, बम्बूड़िया। जैसे कि नाम आता है आकलवुड, वैसे तो इसे हम अलग पार्ट में पढ़ेंगे, आकलवुड, ठीक है जी। ऐसे ही नाम आता है जैसे नाचना, नाचना एक शब्द, जैसे कि नाचना। फिर एक शब्द आता है रेगिस्तान मार्च, रेगिस्तान मार्च, ठीक है। ऐसे ही हम अगर और बात करते हैं, रेगिस्तान मार्च है, नाचना है हमारे सामने, समगांव, पीवना, बम्बूड़िया। जैसे कि एक आपसे पूछा भी गया था, चंदन नलकूप, चंदन नलकूप, ठीक है। वैसे ही हम अगर और बात करते हैं तो जैसे कि हमारे सामने एक शब्द होता है आगोर, नेहड़, आगोर, नेहड़, मरहो, मरहो, ठीक है जी। तल्ली, वैसे तो इसको हम जल संरक्षण की विधियों में पढ़ लेंगे, तल्ली, खड़ीन, रन, बाकर, टोब, टांका, कुई, बैरी, ये जितने भी शब्द हैं उन्हें हम जल संरक्षण में पढ़ लेंगे। वैसे कि हमारे मरुस्थल से अगर कुछ और, जैसे कि हमारे सामने एक शब्द होता है पैराबोलिक, पैराबोलिक। जैसे कि नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क, नेटवर्क बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, ठीक है जी। पैराबोलिक, नेटवर्क बालू का स्तूप। वैसे ही सीफ बालू का स्तूप, सीफ। वैसे ही पौना, पौना मुखी बालू का स्तूप, पौना रोधी या पौना अवरोधी, पौना मुखी बालू का स्तूप। तो ये हमारे सामने इस प्रकार की कुछ शब्दावली है जिनकी आज मैं इतने शब्दों का वर्णन करता हूँ। हम और भी कुछ शब्दावली बसते हैं, जैसे कि लाठी श्री क्षेत्र है, जैसे हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लिख देते हैं लाठी श्री क्षेत्र, लाठी श्रीज क्षेत्र। अब आपको ये शब्द देखिए, यहाँ से आपको बहुत सारे शब्द ऐसे लगेंगे जो एग्जामों के अंदर पूछे हुए हैं। जैसे लाठी श्री क्षेत्र बहुत बार पूछ लिया गया, नाचना है, रेगिस्तान मार्च है, चंदन नलकूप आ चुका है, आरएस में मरहू के बारे में भी पूछ लिया गया था, मरहू क्या है, ठीक है। ये हमारा बम्बूड़िया बहुत बार, आकलवुड, पेवना, समगांव, ये सारे शब्द आ चुके हैं। तो देखो यहाँ पर हम एक एक शब्द के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो ढोल शब्द लिखा हुआ है, ढोल क्या है कि देख, इस पर राजस्थान के मरुस्थल में लंबे जो बालू का स्तूप एक कतार में फैले होते हैं, इस प्रकार से लंबे जो बालू का स्तूप फैले होते हैं, ठीक है। राजस्थान के मरुस्थल के अंदर जो लंबे लहरदार बालू का स्तूप फैले होते हैं, जो लहरदार बालू का स्तूप फैले होते हैं, उन लहरदार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है, ढोल कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान के मरुस्थल के अंदर जो लहरदार लंबे बालू का स्तूप फैले होते हैं, वो बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, ढोल कहलाते हैं। ध्यान रखना। वहीं पर एक शब्द, जैसे कि एक शब्द और होता है छोटा सा दोरे, दोरे, इस शब्द का ध्यान रखना। ये एक बागड़ी या मारवाड़ी शब्द मैं कहूँ तो, मारवाड़ी राजस्थान की अपनी भाषा का एक शब्द है दोरे। दोरे क्या है कि राजस्थान के मरुस्थल में फैले हुए बड़े बड़े विशाल जो रेत के टीले होते हैं, राजस्थान के मरुस्थल में जो विशाल रेत के टीले फैले हुए हैं, उन विशाल रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, दोरे कहा जाता है। तो
तो जो विशाल रेत के टीले हैं वो तो क्या कहलाएंगे, दोहरे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मरुस्थल में फैले हुए विशाल रेत के टीले, विशाल रेत के टीले ये क्या कहलाते हैं, दोहरे कहलाते हैं। ठीक है, वहीं पर लंबे एक कतार के अंदर, लंबे कतार के अंदर फैले हुए जो बालू का स्तूप है उनको क्या कहा जाता है, ढोल कहा जाता है। अब देखिए, पौना रोधी या पौना मुखी जो बालू का स्तूप होते हैं, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, इसका और इसका थोड़ा सा अलग डेफिनेशन है, दोनों एक जैसे से हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। पौना मुखी या पौना नेरबा की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों एक बालू का स्तूपों के एक प्रकार के रूप हैं। पौना विमुखी या रोधी, देखो जिस प्रकार से धरातलीय भाग या मरुस्थलीय भागों के अंदर जब हम देखते हैं कि बड़ी कोई झाड़ियां होती है, बड़ी झाड़ियों के अवरोध के कारण उनके पीछे विपरीत दिशा के अंदर बालू का स्तूपों का निर्माण हो जाता है। बड़ी झाड़ियों के पीछे जो बालू का स्तूपों का निर्माण होता है वो बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, पौनारोधी। या हम ये कहें किसी भी प्रकार के अवरोध की वजह से, जैसे कि आप देखना कोई बड़ी दीवार है, उस दीवार के पास में आपको मिट्टियां जमा हुई मिलेगी, बालू मिट्टी। क्यों? क्योंकि उस दीवार का अवरोध उसके सामने पैदा हुआ। जैसे मैं यहाँ पर एक बना दूं डायग्राम, जैसे कि हमारे ये हवाएं चल रही थी, हवाएं चल रही है तो इनके साथ मिट्टी आएगी। अब यहाँ पर कोई अवरोध है, अवरोध होने की वजह से इस दीवार के पास में यहाँ पे मिट्टियां जमा हो जाएंगी, और मिट्टियां जमा होने से जो बालू का स्तूपों का निर्माण होगा उनके पास में, वो पौनारोधी बालू का स्तूप कहलाते हैं। वहीं पर हम ये कहें कि भी राजस्थान के मरुस्थल में छोटी जो झाड़ियाँ होती है, छोटी झाड़ियाँ, जिस प्रकार से इस पर छोटी झाड़ी हो और उस छोटी हवाएं इधर से आ रही, छोटी झाड़ियों के विपरीत दिशा में, यहाँ पर विपरीत दिशा के अंदर छोटे छोटे बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, और वो बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, नेरबा कहलाते हैं। देखो बड़ा आसान सी चीज है समझने को। कभी जब तेज हवाएं चल रही है, हम किसी टीले के ऊपर, मरुस्थलीय टीले के ऊपर खड़े हो जाएं और अपने पैर को अगर उस टीले के ऊपर ऐसे हम देखेंगे, जैसे हम यहाँ पर उसको खड़ा कर देते हैं, अब जिस साइड से हवा आ रही है ना, जैसे कि इधर से हवाएं आ रही है, तो हम क्या देखेंगे, पैर की इस साइड में मिट्टी आकर जमा होने लग जाएगी विपरीत दिशा के अंदर, और छोटा सा एक बालू का स्तूप का निर्माण होने लग जाएगा। वो जो झाड़ियों के विपरीत दिशा के अंदर बालू का स्तूपों के छोटे छोटे बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, वो क्या कहलाते हैं, नेरबा कहलाते हैं, ध्यान रखना। तो अब देखिए हमने लिखा हुआ है समगांव। समगांव के बारे में दो बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमारे के राजस्थान के अंदर अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में सबसे कम वर्षा, राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला अगर कोई स्थान है, सबसे कम वर्षा वाला अगर कोई स्थान है तो वो कौन सा है, समगांव। और ये पड़ता कहाँ पे है, तो ध्यान रखना जैसलमेर में। समगांव कहाँ पे है, जैसलमेर में पड़ता है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला गांव है समगांव, जैसलमेर। बिल्कुल ही न्यूनतम वर्षा है राजस्थान में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान राजस्थान में माउंट आबू, तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है समगांव, जैसलमेर। दूसरी इसकी खास बात क्या है कि ये मरुस्थल के अंदर ही है, तो हम इसको पढ़ रहे हैं। दूसरी इसकी खास बात क्या है कि राजस्थान का पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र है। राजस्थान का पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र, ऐसा भाग जहां पर किसी भी प्रकार की वनस्पतियां नहीं पाई जाती। पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र, ऐसा भाग जहां पर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती, वो गांव कौन सा है, समगांव, जैसलमेर है। ठीक है जी। तो देखिए दो खास बातें हैं इस गांव की। समगांव जैसलमेर में पड़ता है, राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, तो सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू झालावाड़ में होती है, ध्यान रखना। माउंट आबू सिरोही सर्वाधिक वर्षा वाला, झालावाड़ जिला है राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू जो सिरोही में पड़ता है। तो वहीं पर राजस्थान का पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र समगांव, जैसलमेर है। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, अगले शब्द के ऊपर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है पीवना। ये शब्द क्या है, पीवना। और पीवना क्या है कि राजस्थान के मरुस्थल में पाए जाने वाली विषैले सर्प की प्रजाति। ये क्या है, एक राजस्थान के मरुस्थल में पाई जाने वाली विषैले सर्प की प्रजाति। विषैले सर्प की एक क्या है, प्रजाति है। राजस्थान के मरुस्थल में ये क्या है, विषैले सर्प की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है जी। पेवना राजस्थान में पाए जाने वाला, मरुस्थल में पाए जाने वाला विषैला सर्प।
इसके बाद में देखिए नेक्स्ट शब्द क्या है आपके सामने, बम्बूलिया। नेक्स्ट शब्द क्या है, बम्बूलिया। बम्बूलिया क्या है, अक्सर सभी ने देखा भी है बम्बूलिया को। डेफिनेशन इसकी थोड़ी सी अटपटी है, फिर भी हम करते हैं। देखो, राजस्थान के मरुस्थल में, राजस्थान का जो हमारा ये मरुस्थल है, इस मरुस्थल के अंदर जो रेत के छोटे छोटे चक्रवात बनते हैं, रेत के जो छोटे छोटे चक्रवात बनते हैं, उन चक्रवातों को ही हम क्या कहते हैं, बम्बूलिया कहते हैं। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भागों के अंदर जो रेत के छोटे छोटे चक्रवात, रेत के क्या बनते हैं, चक्रवात बनते हैं, या इसे हम कह देते हैं बवंडर। रेत के छोटे छोटे जो बवंडर बनते हैं, उन बवंडर या चक्रवातों को हम क्या कहते हैं, बम्बूलिया कहते हैं। ठीक है, ये भी एक जलवायु के अंदर हमें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। सर्वाधिक गर्मियों के अंदर ये घटनाएं घटती है। ऋतु पढ़ेंगे हम जब हम ग्रीष्म ऋतु राजस्थान के अंदर, तब इसके बारे में हमें अध्ययन करना होगा। वहीं पर देखिए एक शब्द आए आकलवुड। अब आकलवुड जो है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखो, आकलवुड, इसका पूरा नाम जब हम पढ़ते हैं, आकलवुड फोसिलस पार्क, यह आपको इस प्रकार से मिलता है, आकलवुड फोसिलस पार्क। आकलवुड फोसिलस पार्क की बात करते हैं तो ये राजस्थान के एक गांव है जिसका नाम, इसके पार्क के नाम के ऊपर ही आकल गांव पड़ता है, जो जैसलमेर के अंदर ही, जैसलमेर में है। कहाँ पे ये, जैसलमेर में। जो हमें क्या पढ़ेंगे, जब जैसलमेर में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, वही अभ्यारण्य जो इस मरुस्थल का सबसे बड़ा है। इस मरुस्थलीय अभ्यारण्य के अंदर पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ से 18,000 करोड़ वर्ष पुराने मानव की हड्डियों के जीवाश्म पारक मिले हैं। हड्डियों के, मानव की हड्डियों के क्या मिले हैं, जीवाश्म पारक मिले हैं। और उन्हीं पारकों की जीवाश्म जो मिले हैं, हड्डियों के जीवाश्म जो मिले हैं, उनको लेकर एक पार्क का निर्माण किया गया है, जिसे नाम क्या दे दिया गया, आकलवुड फोसिलस पार्क। और ये है कहाँ पे, जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर पड़ता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर बना हुआ है, अभ्यारण्य के अंदर आकलवुड फोसिलस पार्क, आकलवुड फोसिलस पार्क जैसलमेर। 18,000 पुराने मानव के हड्डियों के अवशेष या जीवाश्म यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो सबसे पहले इस शब्द को समझना, रेगिस्तान मार्च। रेगिस्तान मार्च क्या है कि धीरे धीरे मरुस्थल का आगे की ओर खिसकना, धीरे धीरे मरुस्थल का आगे की ओर खिसकना। इस चीज को हम कैसे समझें कि देखो, हम अगर हमारे पास कोई पुरानी बुकें पढ़ी है, जब हमने पढ़ना प्रारंभ किया था तब हम पढ़ते थे कि राजस्थान के अंदर मरुस्थल कितने प्रतिशत भाग के ऊपर फैला हुआ है, तो हम कहते थे 58% भाग में मरुस्थल अपना विस्तार रखता है। परंतु अभी हम क्या पढ़ते हैं कि राजस्थान में मरुस्थल कितने प्रतिशत में अपना विस्तार रखता है, तो हम कहते हैं 61.11% भाग में अपना विस्तार रखता है। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे मरुस्थल अपना प्रसार बढ़ा रहा है, आगे की ओर फैल रहा है। तो इस चीज से हमें क्या समझना है कि रेगिस्तान मार्च क्या है कि मरुस्थल का धीरे धीरे आगे की ओर खिसकना, मरुस्थल का धीरे धीरे आगे की ओर खिसकना क्या कहलाता है, रेगिस्तान मार्च की घटना कहलाती है। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ, मरुस्थल का धीरे धीरे आगे की ओर खिसकना, अपना प्रसार बढ़ाना क्या कहलाएगा, रेगिस्तान मार्च। मार्च शब्द से ध्यान रखना, ये घटनाएं सर्वाधिक कब होती है, तो मार्च अप्रैल के महीनों के अंदर ये सर्वाधिक घटनाएं होती हैं। अब हमारा शब्द वो हमसे ये पूछ ले क्वेश्चन के अंदर कि राजस्थान में सर्वाधिक रेगिस्तान मार्च के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में सर्वाधिक रेगिस्तान मार्च की घटना कहाँ पे देखी जाती है, नाचना गांव। और नाचना गांव जो पड़ता है वो कहाँ पे है, जैसलमेर। नाचना गांव कहाँ पे है, जैसलमेर में। राजस्थान में रेगिस्तान मार्च के लिए अगर कोई गांव प्रसिद्ध है तो वो कौन सा है, नाचना। और नाचना है कहाँ पे, जैसलमेर। देखो, मैंने आपको जब ऊंट पढ़ाया था, राजस्थान का राज्य पशु, तब मैंने नाचना के बारे में एक चीज़ और भी बताई थी कि नाचना हमने पढ़ा था, यहाँ का ऊंट विश्व में सुंदरता की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है। नाचना का ही ऊंट विश्व में सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध था।
और नाचना गांव ही राजस्थान में सर्वाधिक किसके लिए प्रसिद्ध है? रेगिस्तान मार्च के लिए। रेगिस्तान मार्च है क्या? तो मरुस्थल का धीरे धीरे आगे की ओर खिसकना, रेगिस्तान मार्च। अब देखिए नेक्स्ट हमारे सामने नाम क्या आता है? चंदन नलकूप, जिसे हम क्या कहते हैं? थार का घड़ा या मीठे पानी का घड़ा, चंदन नलकूप। चंदन नलकूप, सॉरी चंदन नलकूप तो लिखा हुआ उधर, थार का घड़ा, इसे उपनाम थार का घड़ा के उपनाम से जानते हैं। चंदन नलकूप या थार का घड़ा, देखो है क्या ये? एक मीठे पानी का घड़ा है। राजस्थान के अंदर कैसा है? मीठे पानी का घड़ा, मीठे पानी का घड़ा है, ठीक है जी। अब ये हमारे है कहाँ पे? तो ये चांदन गांव पड़ता है, ध्यान रखना, चांदन गांव। इस गांव के नाम के ऊपर इस घड़े का नाम रख दिया गया, चांदन गांव जैसलमेर में। है कहाँ पे? चांदन गांव जैसलमेर। एक मीठे पानी का कुआं है, नलकूप है हम ये कह सकते हैं, ठीक है, जिसे थार का घड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि थार के अंदर मीठे पानी का अगर कोई स्रोत है तो यही है, इसे मीठे पानी का घड़ा कहते हैं। चांदन गांव के अंदर ये कुआं नलकूप है, जो चांदन गांव कहाँ पे पड़ता है? जैसलमेर। अब जो बड़े लेवल की जो तैयारी करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान देना है। हमारे लिए यहाँ से प्रश्न बड़े लेवल में क्या पूछा सकता है कि राजस्थान में उत्सुक कूप का उदाहरण क्या है? राजस्थान में उत्सुक कूप का उदाहरण क्या है? उत्सुक कूप का उदाहरण क्या है राजस्थान में? पहली बात तो ये समझना, ये होते क्या है उत्सुक कूप? उत्सुक कूप क्या है? ये सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो सर्वाधिक उत्सुक कूप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर पाए जाते हैं। क्या है? ऐसे भाग जहाँ पर कभी भूकंप ना आए, ज्वालामुखी ना आए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में आप पढ़ोगे कि एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर किसी भी प्रकार के भूकंप नहीं है, जहाँ पर ज्वालामुखियाँ नहीं है। तो अब ज्वालामुखी और भूकंप नहीं आएंगे तो पृथ्वी के धरातल के नीचे की जो गैसें हैं, ये जो मलबा है, वो छिद्रों